आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज का जो सेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम बेस पे है। तो आप सभी इस सेशन को अटेंड कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका जो ये एग्ज़ाम है BPCS 187 जो कि थर्ड ईयर का कोड है मानव संसाधन प्रबंधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका एक और सेशन लेके उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले को सेशन में 5 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर पर्टिकुलर अपने उस सेशन को भी अटेंड कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम जो है कवर हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के अकॉर्डिंग, मानव संसाधन विकास की विशेषता, महत्व और लाभों की चर्चा कीजिए। यानी कि मानव संसाधन की विकास है, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है उसकी विशेषता क्या है, यानी कि बोल सकते हो कि उसकी खासियत क्या है, उसके महत्व के बारे में बताना है। तो देखिए, मानव पूंजी विकास की अगर मैं बात बोलूँ तो मानव संसाधन जो है शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल व्यवस्था का एक मात्र ऐसा स्वरूप है जिसके माध्यम से मनुष्य आज डे बाय डे अपने हर एक फील्ड में अपना जो है विकास करता हुआ नजर आ रहा है। मनुष्य एक संसाधन के रूप में इसीलिए कहा गया है, यानी कि मानव एक संसाधन के लिए रूप में इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य में सोचने समझने और सूझबूझ तथा उसके कौशल विद्यमान है, उसके अंदर समाहित है, जिसके कारण वो अपने हेतु कल्याण हेतु कार्य करता है तथा समाज का विकास करता है, समाज के सुधार और गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। मानव संसाधन के विकास की संरचना की बात की जाए तो या तो राष्ट्र के लक्षण, व्यवस्था इत्यादि का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम बात बोले तो HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंतर्गत अगर मैं बात बोलूँ तो इसका मुख्य विशेषता क्या है, संगठन में लोगों को संग्रहण और विकास के व्यापक ढांचे को समझाना इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, व्यक्ति के संरचना और दिमाग का विकास करना, यानी कि मानव संसाधन का क्या दूसरा लक्षण है, यानी कि व्यक्ति के संरचना और दिमाग का जो है विकास करना, वर्तमान समय और भविष्य की जानकारी हेतु आने वाले भविष्य के लिए बेहतर समाज का निर्माण करना मानव संसाधन का तीसरा लक्षण है। ठीक है, कर्मचारियों को प्रेरित करते समय अपनी व्यवस्थाओं का वर्णन करने का प्रयास करना। ठीक है, प्रत्येक कर्मचारी का जो है प्रतिपक्ष जो है वो संसाधन और अपने आवश्यकता अनुसार संसाधनों का प्रयोग करना, इसका अगला पॉइंट है। ठीक है, और मानव संसाधन जो कि एक टीम के रूप में वर्क करता है, एक टीम वर्क, एक लीडर के रूप में वर्क करना। ठीक है, मानव संसाधन में मानव द्वारा अपने संसाधन का नियोजित तरीके से उपयोग करना, इसका अगला पॉइंट है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, मानव संसाधन में आपका प्लेसमेंट व्यवस्था और सारी जानकारियों का जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स देना, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने तरीके से अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है अपना विकास कर सकें आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्वों को परिभाषित कीजिए। एक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों के प्रकारों का महत्वपूर्ण व्याख्या दीजिए। यानी कि कॉरपोरेट समाज क्या होता है, कॉरपोरेट जिसे हम बोल सकते हो प्राइवेटाइजेशन के रूप में देखा जाता है। तो एक कॉरपोरेट समाज वह समाज है जहां पर अत्यधिक मात्रा में कंपनियों और व्यवसायों का स्वरूप देखने को मिलता है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कंपनियां होती हैं जो कि समकेतिक व्यवस्था में यहाँ पर कंपनियों का विस्तार जो है अपने आर्थिक और पर्यावरणीय व्यवस्था में समाज का निर्माण करना तथा रोजगार प्रदान करना। ठीक है, और कंपनियों के माध्यम से कार्यों का उत्तरदायित्व लोगों को बोल सकते हो कि रोजगार देना इत्यादि कॉरपोरेटिव कंपनियों का एकमात्र लक्ष्य होता है। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर कॉरपोरेटिव कंपनियों का एकमात्र लक्ष्य होता है कि अपने कल्याण हेतु, अपने फायदे हेतु जो है कॉरपोरेटिव कंपनियां जो है अपना उत्तरदायित्व व्यवस्था में निभाती हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए, कॉरपोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए कि कॉरपोरेटिव सामाजिक दायित्व क्या है, यानी कि उनका क्या समाज के प्रति दायित्व है। तो पहली बात है, जीवन की गुणवत्ता और वर्तमान स्थिति के अनुसार जो है मेजरमेंट करते हुए जो सोसाइटी में यानी कि समाज में जो लोगों की आवश्यकता है, कॉरपोरेटिव कंपनियां उसी तरीके के बोल सकते हो कि उद्योग की स्थापना करती है। अगर मैं बात बोलूँ, आप किसी भी अलग प्लेस पे जाते हो तो क्या आप ऐसे ही वही कंपनी कोई खड़ी कर दोगे? नहीं खड़ा करोगे ना। आप लोग देखोगे कि वहाँ पर किस तरीके के लोगों का जो है डिमांड है, क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कंपनी लगाओगे ना भाई।
तो देखिए कॉरपोरेटिव कंपनियों का अगर मैं बात बोलूँ उत्तरदायित्व के प्रकार, तो समाज में मानव वर्ग के प्रति दायित्व रखना, ठीक है, वर्तमान के प्रति यानी कि आने वाले भविष्य के प्रति जो है प्रति दायित्व हो, ठीक है, लाभकारी संगठन के प्रति दायित्व हो, व्यावसायिक वर्तमान की स्थिति विकसित हो, ठीक है, ये आपका बोल सकते हो कि उनका पर्टिकुलर क्या है उत्तरदायित्व के रूप में जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। अब उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं भाई? कॉरपोरेटिव कंपनियाँ की एकमात्र जिम्मेदारियाँ हैं कि अपने उत्पादकता यानी कि जो उत्पादित करने वाले व्यक्ति हैं उनको संतुष्टि प्रदान करना, ग्राहकों को संतुष्टि देना, ठीक है, ग्राहक को सारी डिमांड्स को कंप्लीट करते हुए लागत में कमी यानी, और कंपनियों की प्रतिष्ठा की बात की जाए तो कंपनियों में अलग अलग प्रकार की छवि और गरीबी को हटाना कॉरपोरेटिव कंपनियों का ये सारे जो है उद्देश्य देखे जाते हैं। क्लियर हो गया? बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, वैश्वीकरण की प्रासंगिकता, प्रभाव और प्रकारों पर चर्चा कीजिए। प्रासंगिकता का मतलब क्या, किस तरीके से वो अपना बोल सकते हो कि उसका थीम क्या है वैश्वीकरण का? तो देखिए वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों का मध्यस्थता हो सके। मध्यस्थता का मतलब होता है कि सभी बाजारों के रूप में जो है सभी देश एक दूसरे के साथ आ सके, मिल सके। जैसे आज बाजारों में देखते हो, चले जाते हो भाई, इतने लोग आते हैं, इतने भीड़ भाड़ होती है, ठीक है। तो वैश्वीकरण का मतलब ही क्या होता है? विश्व स्तर पर सभी देशों का एकीकरण हो जाना और अर्थव्यवस्था के रूप में उन सब का विकास की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहूँ ना तो वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। यानी कि भूमि पे, यानी कि जितने भी भूमि पे देश हैं, यानी कि पृथ्वी पे जितने भी देश है उन सभी का एक मंडल बना लेना। मंडल मतलब क्या होता है? एक ग्रुप, ठीक है, उसी को हम वैश्वीकरण बोलते हैं। अब वैश्वीकरण के यानी कि ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स की बात की जाए, प्रभाव की बात की जाए, तो वैश्वीकरण जो है हमारे लोगों पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डालता है, हमारे समाज पे, हमारे विश्व में बहुत खतरनाक वाला प्रभाव डालता है, ठीक है, जो असंख्यक लोगों में जीवन का संचार करता है, वैश्विक स्तर पर जो है उनके विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर मैं बात बोलूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोगों की भावनाओं के, लोगों के जीवन जीने के तरीके में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा खान पान, पसंद, व्यवस्था, जीवन स्तर में सुधार लाता है, आर्थिक स्थितियों में वृद्धि करता है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों की व्याख्या करता है। ये सारे पॉइंट्स थे वैश्वीकरण के लाभ, या फिर बोल सकते हो कि वैश्वीकरण के प्रभाव क्या पड़ते हैं, ठीक है। अन्य रूपों में देखा जाए तो वैश्वीकरण उन लोगों को प्रभावित करता है जो गरीब हो या फिर बोल सकते हो कि उच्च वर्ग के लोग हो। तो सभी प्रकार के जो लोगों को वैश्वीकरण दुनिया में संचालित रूप में जो है प्रभावित करता है। इससे अलग अलग देशों का विकास के साथ कंपनियों, सरकार, राजनीति, आर्थिक व्यवस्था तथा सांस्कृतिक व्यवस्था, इन सभी का जो है विकास हमारे समाज के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात बोलूँ तो 2014 से हमारा जो भारत देख सकते हो वैश्विक ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में जो है हमारे भारत का क्या एक छवि बन चुका है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे आप बता सकते हो। वैश्वीकरण के प्रकार की बात की जाए तो आर्थिक वैश्वीकरण, अब प्रकार देखिए भाई, प्रकार कितने प्रकार के वैश्वीकरण, यानी कि बोल सकते हो इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन। देखो इसमें क्या होता है, उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग कंपनियों के साथ, अलग अलग देशों के साथ जो है ना अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सारे कंपनियों का निर्माण करना तथा रोजगार देना, ये सारी जो है आपका देखने को मिलता है। जिसके अंतर्गत हम इसमें राज्य बात कर ली जाए तो राज्य नहीं, देश की बात कर ली जाए तो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको इत्यादि जो है वैश्वीकरण की व्यवस्था में जो अत्यधिक मात्रा में, भाई रूस भी है, चीन भी है, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ठीक है, ये सब क्या है आपके पर्टिकुलर वैश्वीकरण के वह देश है जो अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत है, ठीक है। उसके बाद हमारा राजनीतिक वैश्वीकरण यानी कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए हमारा देख सकते हैं कि आज देखने को मिलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं किस तरीके से आज पूरे एक ग्लोबल वे में एक चहेते राजनेता के रूप, बोल सकते हो कि देश नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो एक ऐसे लीडर हैं जो अपने बोल सकते हो कि राजनीति व्यवस्था को इतने कठोर एंगल में हर तरीके से चलाने का प्रयास करते हैं, जिसमें आज वो अपने आप की इतनी छवि बना चुके हैं कि पूरे विश्व में विख्यात रूप में लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। गॉट इट?
अब स्टूडेंट्स बात कर लीजिए, हमारा अगला पॉइंट है इसमें कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण। सांस्कृतिक वैश्वीकरण को हम कल्चरल ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, जो हम अपने कल्चर को देख के, दूसरे कल्चर्स को देख के प्रभावित हो रहे हैं। आजकल देखने को मिलता है भाई, पहले अगर मैं बात बोलूँ तो हमारे कट स्लिप नहीं पहने जाते थे, साड़ी जो है स्त्री का सौंदर्यता को बढ़ाने का एकमात्र प्रतीक था। लेकिन आज मैं बात बोलूँ तो आप ये बहुत कम ही होते हैं कि साड़ी हो गया, अदरवाइज जो भी हम क्या है कि मतलब अलग अलग तरीके ट्रेडिशंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने ट्रेडिशंस को भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा वैश्वीकरण के बोल सकते हो कि प्रकार थे, ठीक है, जो कि अब कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, चयन के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। चयन मतलब होता है कि चूज करना, ठीक है। चयन एक वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम संगठन व्यवस्था के रूप में भीतर से बाहर तक वर्तमान स्थिति के रूप में जो है हम किसी भी प्रकार का चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कई बार फ़ोन खरीदने के लिए जाते हैं, तो फ़ोन खरीदते समय हम क्या सोशल मीडिया पे भी हम जब लाइटेड की फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, आपके बोल सकते हो अलग अलग प्रकार के जो है एप्लीकेशंस हो गए, जो पर्टिकुलर हम उनसे फ़ोन खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, चयन करते हैं कि भाई कौन सा चॉइस बेटर है, कौन सा बेस्ट फीचर है। तो क्या है, तो हर एक बोल सकते हो कि स्थिति में हमारा जो है चयन की प्रक्रिया जो है महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। कार्य के अनुसार, योग्यता के अनुसार, ये क्या है, चयन को चुनने का एक बोल सकते हो कि तरीका है। कार्य के अनुसार, योग्यता के अनुसार, परीक्षण के अनुसार, रोजगार के अनुसार, साक्षरता का अनुसार, चिकित्सा का अनुसार, ठीक है, ये हमारे चयन के बोल सकते हो कि चुनने का एक तरीका था, ठीक है। इन तरीकों से हम किसी व्यक्ति या फिर किसी समाज व्यवस्था का चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात बोलूँ, पूरे विश्व में आप किसी देश को चुनते हो तो कैसे चुनोगे भाई, उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ है, वहाँ पे शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा है, यही तो चयन का चुनने का तरीका है। वो भाई देश में बड़ा है, वहाँ पे जनसंख्या इतनी है, तो मतलब क्या है, आपका चुनने का एक तरीका जो पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में बोल सकते हो कि चयन करने की प्रक्रिया या फिर चुनने की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, ठीक है। प्रशिक्षण क्या होता है? ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रशिक्षण और विकास की अवधारणा और महत्व का वर्णन करें, ठीक है। हमारे ये क्वेश्चंस हैं। देखिए, प्रशिक्षण और विकास संगठन के भीतर एक व्यक्तिगत टीम को निर्मित करता है, जिसके अंतर्गत हम प्रशिक्षण की बात बोला जाए तो हम अपनी बेहतर तैयारी या फिर बेहतर परफॉर्मेंस के रूप में ही हम देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम कई बार देखने को मिलता है, गेम खेलते हैं तो हम कहते हैं ना, अच्छा ये इनके प्रशिक्षण केंद्र में शामिल था तभी जाके इतना बेहतर खेल कर पाया। तो प्रशिक्षण का मतलब होता है कि अपनी एक तैयारी या फिर बोल सकते हो अपना एक रिसर्च, चाहे किसी भी बेस पे, जरूरी नहीं कि रिसर्च का मतलब होता है केमिकल रिसर्च करना, ऐसा नहीं है। रिसर्च का मतलब होता है कि अपने ऊपर जो है आप बोल सकते हो कि बेस्ट तैयारी करके अपने आप को तैयार कर रहे हो, वो हमारा प्रशिक्षण कहलाता है। देखिए, प्रशिक्षण का विकास जो है हमारे तकनीकी सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशिक्षण के कारण जो है हम ऐतिहासिक संरचना स्थार कर पाते हैं, ठीक है। प्रतिभा की बात की जाए तो हम अपने प्रबंधन व्यवस्था, अपने शिक्षा व्यवस्था के रूप में जो है जुड़े रहते हैं। मानव संसाधन विकास, निर्देशात्मक और डिजाइन व्यवस्था, मानव कारक व्यवस्था, मानव प्रशिक्षण व्यवस्था इत्यादि, इन सभी के रूप में जो है हम अपने प्रशिक्षण के माध्यम से जो है अपने जीवन को सुधार पाते हैं। प्रशिक्षण में बोला जाए तो कर्मचारियों के वर्तमान अवस्था की बात की जाए तो आज कर्मचारी जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अपना प्रशिक्षण करते हुए ही, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे बात कर ली जाए, आप आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इनका क्या है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग ही हमारा प्रशिक्षण का कहलाता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्यों आ जाती है, पर्टिकुलर आपको एक बोल सकते हो कि बेहतर तरीके से तैयार करने का, एक बोल सकते हो कि एक मोमेंटम होता है, एक बोल सकते हो कि उनका माध्यम होता है। क्लियर हो गया। तो हमारे विकास के लिए हमारा प्रशिक्षण बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि विकास से हमारा तभी हो पाएगा जब हम अपने रूप में जो है निर्भर रहेंगे या फिर हर एक तरीके से, तौर तरीके से जो है अपने आप में सक्षम रहेंगे, तभी हमारा विकास होने में निश्चित हो सकता है। हमारे कौशल व्यवस्था में चुनना, हमारे प्रशिक्षण व्यवस्था का विकास करना इत्यादि, इन सभी प्रकारों का जो है मानव संसाधन के अत्यधिक कौशलों का चुनना ही हमारा प्रशिक्षण का एक विकास का महत्वपूर्ण कारण है। अब देखिए, प्रशिक्षण से हम अपने टीम भावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रशिक्षण से हम अपनी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। प्रशिक्षण से हमारा बोल सकते हैं कि हम अपने कमियों को दूर कर सकते हैं। प्रशिक्षण से हम अपने मनोरंजन व्यवस्था को अपना सकते हैं। प्रशिक्षण के कारण हम अपने मानसिक स्थिति से दूर हो सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, निष्पादन मूल्यांकन के लाभों की चर्चा कीजिए। निष्पादन मूल्यांकन के दौरान अनुभव की गई बाधाओं की व्याख्या कीजिए, यानी कि उसके रूप में जो है कुछ अनुभव किया गया, यानी कि चैलेंजेस क्या है भाई निष्पादन में। देखिए, निष्पादन क्या होता है,
प्रदर्शन मूल्यांकन मूल्यांकन दस्तावेज की तैयारी की प्रक्रिया जिसमें कर्मचारी अपना काम कितनी अच्छी तरीके से कर रहा है यह कंपनी का प्रदर्शन दिखाता है। अब मान लो कोई कंपनी है, उसमें भाई कर्मचारी अगर अच्छे से वर्क करते हैं तो भाई कंपनी ग्रो करता है। मोरल ऑफ द टॉपिक क्या है ना। अब जैसे मान लो कि कोई स्कूल है, उस स्कूल में भाई स्टूडेंट्स अच्छे स्कोर करेंगे, मार्क्स लेके आते हैं, तो उस स्कूल का क्या है, नाम होता है। तो मोरल ऑफ द टॉपिक क्या है कि हमारा किसी भी सेक्टर में हमारे मूल्यांकन व्यवस्था, हमारे कर्मचारियों के कार्य व्यवस्था, वेतन वृद्धि, ये सब जो है बोनस उनके कार्य पर टिका हुआ है। बोनस हमें कब मिलता है, जब हम अपना जो है सबसे बेस्ट अपना बोल सकते हो योगदान देते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर एक फील्ड है जिसके अंतर्गत हमारा बोल सकते हो प्रदर्शन के माध्यम से ही हमारा इस तरीके की जो स्थिति है वो सामने आ पाती है। ठीक है, अब उसके बाद प्रदर्शन मूल्यांकन के तरीके की मैं बात बोलूँ तो हमारे प्राकृतिक वित्तीय संस्था, ठीक है, पारंपरिक तरीके, हमारी अब तरीके लिखिएगा सभी स्टूडेंट्स। पारंपरिक तरीके जिसमें हम बोल सकते हो परंपरा के अनुसार जो है अपने तरीकों को निष्पादित करते हुए अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमें किसी ने गाइड दिया कि हाँ बेटा ये ऐसे होता है, उसी को हम अपनाते चले गए, उसी को हम पारंपरिक तरीका बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। अब उसके बाद हमारा बात कर लेते हैं जोड़ीदार तुलना, यानी कि पारंपरिक तरीके में अगर हम बात बोले रहे तो हमारी जोड़ीदार तुलना के रूप में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मेंटलिटी के रूप में हमारे जो कार्य या कर्मचारी जो वर्ग के लोग होते हैं वो हर तरीके से जो है अपने कंपनियों पर निर्भर होते हैं। जांच सूचना निष्पादन का मतलब एक ही और ही है कि हम अपने किसी भी कार्य को रूप में जो है निष्पक्ष रूप में जांच सूचना प्राप्त करें। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम अपने बोल सकते हो कि किसी भी तौर तरीके के अनुसार जो है अपने आप में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आधुनिक तरीके, यानी कि हम अपने कंपनियों में बोल सकते हो मॉडर्न मशीनों का भी यूज़ करें, यानी कि पुरानी सभ्यता के रूप में चलते आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रूरत के अनुसार हमारे बोल सकते हो उद्देश्यों के अनुसार प्रबंधन, यानी कि जो हमारा मोटिव है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमारा कितना कर्मचारी के रूप में जो है हमारा कार्य उत्पन्न किया जाएगा। निष्पादन का मतलब होता है उत्पन्न करने का प्रक्रिया, जिसमें हमारा कोई भी सामान हो सकता है। ठीक है, कोई भी आपका बोल सकते हो स्वरूप हो सकता है। अब निष्पादन मूल्यांकन का लाभ क्या है, तो यहाँ पे लाभ की बात बोली जाए तो यहाँ पे प्राथमिक व्यवस्था के रूप में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं निष्पादन से हमारे वेतन प्राप्त होते हैं, वेतन दर प्राप्त होता है, भर्ते होते हैं, लाभ होते हैं, हमारे बोनस होते हैं, कर्मचारी का विकास होता है। इसका अगला पॉइंट है चयन माननीकरण होता है कि हम अपने कर्मचारियों में कौन अच्छा है इसके बारे में चुन पाते हैं। जब टेस्ट होगा, जाहिर सी बात है क्लास में टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा ना भाई सबसे बेस्ट स्टूडेंट, सबसे मेहनती स्टूडेंट्स कौन है। वैसे ही कर्मचारियों का भी ऐसे ही चयन किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, संगठन में पार सांस्कृतिक मुद्दों के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। हाफ स्टेट के सांस्कृतिक आयामों के मॉडल की व्याख्या कीजिए। देखिए संगठन पार, ठीक है, विभिन्न समाजों में विभिन्न सांस्कृतिक और लैंगिकता पाया जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारा समाज अलग अलग संगठन में विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है भाई, धर्म के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुसार, बोली विचार के अनुसार, व्यवहारिक जीवन के अनुसार और वेशभूषा के अनुसार। तो संगठन जो है एक तार्किक स्वरूप है जो एक कार्यस्थल के रूप में, लैंगिक रूप में भी हो सकता है, जीवन के विकास के रूप में भी हो सकता है, तथा सांस्कृतिक तथा धार्मिक व्यवस्था के रूप में भी हो सकता है। बेसिकली अगर हम बात बोले संगठन में आवश्यकता अनुसार जो पार सांस्कृतिक का मुद्दे है, जिसमें अगर हम मुद्दों के प्रकार की बात बोला जाए तो इसका पहला पॉइंट है व्यवहार में अंतर, यानी कि संगठन व्यवस्था में जो है ना सभी का अब अलग अलग डिफ्रेंशिएट पाया जाता है थिंकिंग्स में। निर्णय लेने में अंतर, यानी कि संगठन होता है तो कोई भी डिसीजन लेने में जो है डिफरेंट पाया जाता है भाई। अब मान लो कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे, मैंने टाइम पूछ दिया कि भाई आप लोग कौन से टाइम पे क्लास लोगे, तो सब अपना अपना पॉइंट अलग अलग तरीके से बताएंगे। संचार शैलियों में अंतर, यानी कि संचार, यानी कि जो बोल सकते हो कि किसके लिए किस तरीके का डेवलपमेंट किया जाए। मान लो कि किसी को भाई नॉर्मल फ़ोन का फीचर पता होगा, किसी को हाईफाई फीचर पता होगा,
तो मतलब सबका क्या है, पर्टिकुलर संचार में अलग अलग तरीके हैं। संघर्ष में निपटने के तरीके में अंतर, यानी कि बोल सकते हो कि हम बोल सकते हो चैलेंजेस, जो हमारे संघर्ष है, जो हमारे बोल सकते हो कि अलग अलग प्रकार के हमारे प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे डील किया जाए। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, डील करने का प्रोसीजर जो है सबका अलग अलग है, ठीक है। तो इसी बात को हाफ स्टेड का सांस्कृतिक आयाम मॉडल या सिद्धांत क्या कहता है, क्रॉस सांस्कृतिक संचार, जिसे हम पार सांस्कृतिक बोलते हैं, उसे क्रॉस सांस्कृतिक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। संचार के लिए एक वैसा ढांचा है जिसे गिर्ट हाफस्टेड द्वारा विकसित किया गया था, जिसके अंतर्गत हम बात बोले तो इन्होंने बताया कि जो सदस्यों में मूल्यांकन, जो समाज में सदस्यों का मूल्यांकन है कि समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो सबका अलग अलग तौर तरीका, अलग अलग उनका व्यवहारिक स्वरूप होता है, उनके बात करने का तरीका, उनके बोलने विचारने का तरीका, ठीक है, उनके आयाम जो है अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। तो इसमें जो है जैसे व्यक्तिवाद व्यवस्था देखने को मिलता है, यानी कि व्यक्ति जो है अपने अपने विचार रखना पसंद करता है। सब चाहते हैं कि भाई मेरे बातों को रखा जाए, सब चाहते हैं कि भाई मेरे विचारों को आगे बढ़ाया जाए। पुरुषोत्तम बनाम, यानी कि पुरुष जो ही अपने आप को आगे रखना चाहता है, स्त्री को कुछ वैल्यू नहीं देना चाहता पुरुष, ठीक है। तो अनिश्चितता का स्वरूप, अनिश्चितता यानी कि किसी भी चीज़ पर निश्चय नहीं हुआ कि क्या करना है, किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाना है, ये संगठन बेसिकली किस लिए बनाया गया है, तो उसका निश्चित नहीं किया गया है। उसके बाद दीर्घकालिक व्यवस्था, दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय के रूप में जो है संगठन व्यवस्था नहीं चल पाता, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे जो कि अब कंप्लीट होता, और इस क्वेश्चन के साथ साथ जो ये आपका सेशन है BPCS 187 यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन जो है कंप्लीट होता है। और इसका मैं एक सेशन करवा चुका हूं जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके पर्टिकुलर अपने उस सेशन को भी अटेंड कर लेते हैं, तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है आपका इसी में से कवर हो जाएगा। 50 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट्स, तो आपके 40+ जो है मार्क्स इसमें आ जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।